देखते हैं अपन। देखो अब अपना ना 17 जुलाई को एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आप सबको पता है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ कि आपका नीट का जो पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी होता है ना ये आता है बॉटनी और जूलॉजी। समझ गए? जैसे आपको पेपर जैसे मिले ना, जैसे आपको कितने बजे पेपर मिलेगा, मान लो 2 बजे आपको पेपर मिला। जैसे 2 बजे पेपर मिला तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एक बार पूरा पेपर उलट के देखना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई मिस प्रिंट हो जाती है, अब ब्लैंक पेज आ जाता है, कभी कभी कोई मशीन का काम है, कभी काम नहीं किया तो देख लेना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट रहते हैं। तो यदि आपने क्वेश्चन पेपर का नंबर अपने आंसर की OMR में डाल दिया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम उसको सही कर पाओ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, पहला प्रॉब्लम तो पहले आपको क्या करना, पूरा पेपर एक रफली देख लेना है। क्लियर? सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सिर्फ चेक करना है कहीं बीच में ब्लैंक तो नहीं है। 5 सेकंड में पूरा पेपर उलट के देख लेना है। उसके बाद तुमको सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। जैसे आपको पेपर मिले ना, पेपर मिलने के 2 मिनट तक आपको एक भी क्वेश्चन रीड नहीं करने। ये एकदम तुम लोगों को मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया गुरु मंत्र दे रहा हूँ। पेपर मिलने के 2 मिनट तक आपको क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करने हैं, आपको क्लास का माहौल देखना है। क्लास का माहौल देख के तुमको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। यदि बच्चों के चेहरे में खुशी है तो समझ लेना पेपर इजी है, बन जाएगा। यदि बच्चों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं तो समझ लेना पेपर टफ है, सिर्फ अपने से बनेगा। अब पेपर टफ है मतलब कट ऑफ कम जाएगी, मतलब यदि तुम कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए तो काम चल जाएगा। दोनों तरीके के पॉजिटिव बेनिफिट हैं। समझ गए? तो ये हो गया। अब अपन जैसे 2 मिनट कंप्लीट हुआ तो जो तुम्हारे अंदर का डर है ना वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे अंदर चाहे वो डर हो, चाहे दुखी हो, चाहे खुश हो, एक समय के बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आपका रिजल्ट आए, आप बहुत खुश हो, एक टाइम बाद खुशी चली जाएगी। आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप बहुत दुखी हो, 1 मिनट बाद वो दुख भी खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो कुछ टाइम के बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो 2 मिनट बाद आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी होगी। सबके साथ होता है, कोई भी कितना भी बड़ा तुरम खान होगा, डर सबको लगता है। समझ गए? तो ये 2 मिनट आपको, 2 मिनट बाद जब आप पेपर पढ़ोगे तो आप सही क्वेश्चंस पढ़ोगे। नहीं तो कभी कभी इतना टेंशन हो जाता है ना कि हम क्वेश्चन कुछ और पढ़ रहे हैं और हमारा मतलब कुछ और समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ तो सही रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और मतलब निकल रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में डर बना हुआ है। तो इसको भी सही करना है। ये विंडो खुला है क्या? वो बंद कर दो राहुल। ठीक है? तो ये पहले 2 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद पेपर स्टार्ट करना है। पेपर के लिए मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो तुम लोगों को पता होगा पहले से। पहला पेपर है आपका ड्रेस कोड। देखो आप कुछ भी पहन के जाओगे पेपर तो देने को मिलेगा, ऐसा नहीं है पेपर देने को नहीं मिलेगा। आप कुछ भी पहन के जाओगे पेपर देने को मिलेगा, बट आपको परेशानियाँ होंगी। परेशानी कैसे होगी? यदि मान लो आपने बाली माली पहना है गोल्ड वगैरह की तो पहले निकलवाएंगे, क्या पता कहाँ रख दिए, कहाँ घुमा दिए, पहली दिक्कत। दूसरी, आप हाथ में धागा मागा ब्रेसलेट वगैरह कुछ पहन के आए हो, उसको कहीं रखना है, अरेंज करना, टाइम खराब होगा। समझ गए? तो पहला ड्रेस कोड फॉलो करना है। ड्रेस कोड में क्या करना है सुनो। गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया लोअर टी शर्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। सॉरी, बॉयज़ के लिए लोअर टी शर्ट। गर्ल्स भी यदि लोअर टी शर्ट में कंफर्ट है तो ठीक है, नहीं तो लेगी और कुर्ता। आपको ट्राई करना है कि कोई ना तो टी शर्ट, ना तो कुर्ता, ना तो लेगी, ना तो लोअर, डार्क कलर का ना हो तो बेटर है। ऐसा डार्क कलर का होगा तो भगाएंगे नहीं, लेकिन डार्क कलर का ना हो तो बेटर है। मतलब लाइट कलर का हो तो चलेगा। शूज और सैंडल नहीं चलेंगे। इस तरह की स्लीपर चल जाएगी, या तो वॉशरूम स्लीपर चल जाएगी, या सिंपल हवाई की जो चप्पल आती है ना वो चलेगी। क्योंकि इनमें किसी किसी गर्ल्स का रहता है ना सैंडल में ये गुब्बारे बने, फूल बने, चांद तारे लगे रहते हैं, तो इस तरह का नहीं चलेगा। कोई भी मेटेलिक चीज़, यदि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटेलिक चीज़ है ना, जैसे अपन यहाँ बाली माली पहने रहते हैं, तो जब आप जैमर के अंदर जाओगे ना, मशीन लगी रहती है तो रेड कलर का साइन देगा, वहीं आपको रोक लेगा वो। किसी किसी सेंटर में इतना स्ट्रिक्टली नहीं होते, लेकिन किसी किसी सेंटर में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अपने को पहले से कोई गलती करके नहीं जाना। शूज अलाउ नहीं है। फुटवेयर में सैंडल टाइप की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है।
समझ गए। हमारी बॉडी में कोई भी मेटेलिक चीज़ अलाउ नहीं है, वो लगाते हो ना क्लिप और वो बड़े बड़े बक्कल मक्कल, वो भी अलाउ नहीं है। सिंपल रबर से बांध लेना है, बस इतनी चीज़ें अपने यहाँ पे करनी है, कोई दिक्कत। और आपको अपनी एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो चिपका के लेके, सबने एडमिट कार्ड निकाल लिया सारे पेज, पीछे एक बड़ा सा कॉलम है उसमें फ़ोटो चिपका लेना है, एक छोटी फ़ोटो चिपका लेना है, 2 छोटी फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जानी है। एक तो एडमिट कार्ड में चिपक जाएगी, 2 एक्स्ट्रा लेके जानी है, हालांकि एक लेकिन 2 ले जाना। लेफ्ट थंब लगेगा, है ना। और बस एक आईडी प्रूफ लेके जाना, जो भी हो। आधार कार्ड सबसे सिंपल होता है, सब लोग आधार कार्ड लेके जाना। आईडी प्रूफ के लिए इतना जाना है। एग्ज़ाम सेंटर 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। इसका भी रीज़न बताता हूँ। जब हम घर से निकल रहे होते हैं तो बहुत डर होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप एग्ज़ाम सेंटर एकदम फिक्स टाइम पे जाओगे ना, तो वो डर आपका ख़त्म नहीं होगा। आप यदि एग्ज़ाम सेंटर बहुत पहले पहुंच जाओगे तो उस बिल्डिंग को देख लोगे, इमेजिन कर लोगे ऐसी क्लास होगा, ऐसा पेपर होगा, तो जितना डर है उस 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे ना, तो ये याद रखना आपको खाना खा के ज़रूर जाना है। पूजा मूजा कर लिए तो अच्छी बात है ना। हाँ, पूजा कर लोगे तो एक अलग एनर्जी रहती है। उस दिन अगरबत्ती ज़रूर जला लेना हैं, ले आए ना। हाँ, उस पूजा करने से एक्चुअल में क्या होता है ना, उस दिन हमको एक भरोसा मिल जाता है कि चलो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। जिस दिन एग्ज़ाम हो उसके 1 दिन पहले दोस्तों से बात करना, मतलब यदि तुमको कोई टेंशन देता है उससे बात करना बंद कर देना, क्योंकि यदि दिमाग में कोई टेंशन आ जाती है तो भी पेपर बिगड़ने के चांस होते हैं। घर में जिससे बहस होती है उससे डिस्टेंस बना लेना। पूरा उतारना 18 तारीख को या 17 को पेपर दे के, मतलब जितना खुश रहोगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर, आ जाओ। तो ये होता है, और ये हो गया अपने को एग्ज़ाम सेंटर कैसे जाना है। अब पेपर कैसे अटेंड करना है ये देखो, सुनो। सब पेपर में पार्टीशन रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 4 पार्ट होते हैं। बायोलॉजी पूरी एक साथ नहीं होती, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग। तो आपको सबसे पहले जूलॉजी पकड़नी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जूलॉजी में ज़्यादा अच्छा कमांड होता है। पहले आप जूलॉजी पकड़िए। जूलॉजी में यदि आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए तो आपको बॉटनी करने में मज़ा आएगा। जूलॉजी और बॉटनी आपको दोनों को मैक्सिमम 60 मिनट में ख़त्म करनी है। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना पहले राउंड में, क्योंकि देखो बायोलॉजी पे तो पढ़ना है, टिक करना है, आता है तो बनेगा, नहीं आता तो गया। फिर आपको केमिस्ट्री उठानी है, देन फिजिक्स उठाने हैं। अब एग्ज़ाम के 20 सेशन में जब हम एग्ज़ाम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट ऐसा होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी क्वेश्चन टफ फंस गया, या अपन देखो अपन इंसान है, 3-3.5 घंटे का पेपर है, कभी बीच में ऐसा कंडीशन आ गया यार हमारे घर का कंडीशन बुरा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह के थॉट बीच में आते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने वाले थॉट आते हैं। देखो हमारा दिमाग तो अपने कंट्रोल में थोड़ी है, कभी ऐसे थॉट आते हैं डिमोटिवेट वाले, कभी थॉट आते हैं मोटिवेट वाले। जैसे डिमोटिवेट वाला थॉट आए ना, फटाक से टेबल से उठ जाना है, टेबल से उठ जाना है। जो भी टीचर्स और मैम होंगे, मैम हमको वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, जो भी है वहाँ से उठ के जाना है, बाहर जाना है, बढ़िया सांस लेना है, लंबी लंबी पानी पीना है, फिर आके बैठना है। तो जो आप वहाँ पे पेपर में नेगेटिव करने वाले थे ना बैठ के, उस टाइम को आपने बाहर अपने आप को एक्टिवेट एनर्जेटिक करने में लगा दिया। 3 घंटे का जो नीट का पेपर होता है ना, आपका नॉलेज चेक नहीं करता, नॉलेज के साथ साथ आपका पैसेंस भी चेक करता है। पैसेंस और स्पीड दोनों नीट चेक करता है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 50 से 55 सेकंड मिलते हैं। 50 से 55 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और सर्कल भी करना है। समझ गए? तो इन चीज़ों का सबका विशेष ध्यान रखना है पेपर के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे मैं मतलब सोचा हूँ कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग यदि घर में रिवीजन करोगे, अब 2-3 दिन एनसीईआरटी पढ़ना है। आज जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला रिवीजन करना हो तो कर लो। 16-15-16 सिर्फ एनसीईआरटी बस बायो की। कोई धोखे से अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, ना तो कोई टेस्ट देगा। यदि कोई दे रहा होगा तो छोड़ दो, ना तो टेस्ट देना ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी टेस्ट दोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे गलत होंगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा, तो छोड़ दो। सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, जो आता है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो हम अभी आज स्टार्ट करेंगे। देखो जूलॉजी में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या,
ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, मतलब हम इसको बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि ये चैप्टर हमारा छूटा हुआ था, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, तो अपने को यही चीज़ देखना है। क्लियर? तो चलो, अपने को सिर्फ वो चीज़ें मैं देखूंगा जितना हमको लगता है कि इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरा बायोलॉजी 2 दिन में तो हो ही नहीं सकता। जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं हम सिर्फ उनको रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? और जो ब्रीदिंग होती है वो होती है गैसियस एक्सचेंज बाय टिश्यू। हमारी बॉडी के जो टिश्यू हैं, जो एल्वुलाई हैं, उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है ब्रीदिंग। मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो होती है ब्रीदिंग। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रीदिंग 1 मिनट में कितनी बार होती है, तो आपके एग्जाम में दिया रहता है 16 से 20। 1 मिनट में 16 से 20 बार ब्रीदिंग होती है। 16, 17, 18, 19, 20 जो भी ऑप्शन मिलेगा सही होगा। 21, 22 भी मिल सकता है। हार्ट बीट होता है 72। हार्ट बीट कितना होता है? बट ब्रीदिंग कितनी होती है? 16 से 20, याद रखना है। क्लियर? उसके बाद गैसियस एक्सचेंज आपको पता ही चल गया कैसे होता है, ब्रीदिंग बता दिया। इसके इतने पैराग्राफ में बस यही लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो लंग्स होता है। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स। क्या होता है? बट जब हम लोग अलग अलग एनिमल पढ़ते हैं ना, प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सिलेंटेटा, तो उनमें भी अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम बात करें रैबिट, रैबिट में रेस्पिरेशन स्किन से भी होता है। बोल रहे थे कुछ? ठीक है, दिख रहा है ना इधर इस पे? हाँ, रैबिट में रेस्पिरेशन किससे होता है? तो देखो, इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं किसमें किससे होता है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट। जैसे मान लो गिल्स, आपको पता है जो मछली वगैरह होती हैं उनमें गिल्स में होता है। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी बॉडी सरफेस से होता है। कहाँ से होता है? बॉडी सरफेस से होता है। अपन लोगों में कहाँ से होता है? लंग्स से होता है ना, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपने में लंग्स से होता है। फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द मोस्ट स्किन। मैंने बोला था ना, फ्रॉग में कहाँ से होता है? स्किन से होता है। बस अभी 2 दिन में आप लोगों को इसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है। जब आप यदि पहले से 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो ना, देखो जो एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा वो आराम से 2 दिन सो ले, कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन जो पहले से एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया ना, उसको जब रीड करेगा तो उसको अपने आप इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। समझ गए? तो जो कुछ नहीं पढ़ा उसका कुछ नहीं होगा अभी। चलिए, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है तो अपन वो देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, आप सबको पता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है तो नोज से हम एयर लेना अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की ही बात करेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन, बताइए। ये तो ब्रीदिंग हुआ। अभी मैंने ब्रीदिंग बताया था ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो ब्रीदिंग बताए थे। तो रेस्पिरेशन क्या होगा फिर? श्वसन। रितेश, क्या होगा रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो इसका ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। वो वाला क्या है? ब्रीदिंग, है ना। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये भी हालांकि एक टाइप का गैसेस एक्सचेंज ही हो गया, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को लिया, आपने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ प्रोसेस हुई है यहाँ पे बहुत सारी। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन। याद रह जाएगा। तो रेस्पिरेशन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है देखिए, तो हम इसको डायरेक्ट डायग्राम से समझेंगे इसकी थ्योरी। हम थ्योरी पढ़ते नहीं बैठेंगे। तो डायग्राम जो ये दिया हुआ है ना, ये हम इसको डायग्राम में समझेंगे। ये देखिए, क्लियर? यहाँ पे आ जाइए। तो रेस्पिरेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ से गैस आना स्टार्ट होती है। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियल में एयर आती है,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कि ऑक्सीजन बस है, बहुत सारी गैसेस है ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस इन्वायरमेंट में हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो क्या ऑक्सीजन अंदर जाती है? नहीं, सारी गैसेस अंदर जाती हैं, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गई है। अरे यार, जो सिटी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, तो वहाँ गैसेस के साथ बहुत सारी गंदी गैस मिली होती हैं, तो वो सब चली जाती है ना, वहाँ भी तो हम सांस लेते हैं, लेकिन वहाँ फ्रेश फील नहीं होता। मतलब आपको पूरे वर्ल्ड में भोपाल जैसा क्लाइमेट कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो हर जगह घूमा हूँ, ज़्यादातर जगह। भोपाल का सबसे बेस्ट क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पॉल्यूशन का सवाल ही नहीं है। आप पैसा कमाने के लिए कहीं भी किसी भी सिटी में चले जाओ, लेकिन जो आनंद यहाँ मिलता है ना रहने में, कहीं नहीं मिलता। कहाँ से पॉल्यूशन होगा भाई? जंगलों में तो बसा है, हर जगह तो पहाड़ हैं, और जहाँ प्लांट है वहाँ पॉल्यूशन का सवाल ही नहीं है। तो जो इंसान यहाँ रह लेता है ना, उसको कहीं मन नहीं लगता है। और समझ गए? तो ये जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट प्योर होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा। क्लियर? तो चलिए, हमने देखा, इसको भी छोड़ो। एपिग्लोटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर और फूड पाइप को, जो कि एयर वाली पाइप को और फूड वाले पाइप को सेपरेट करता है, वो एपिग्लोटिस होता है। जैसे दो पाइपें होती हैं, एक फूड वाली एक एयर वाली, जो दोनों को सेपरेट करता है वो क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के जस्ट बाद देखिए आता है लैरिंग्स। क्या आता है? आपको पता है लैरिंग्स से ही वॉइस भी निकलती है। हेलो, पू, देखे हो ऐसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो क्या बोलते हैं उसको? बांसुरी, फ्लूट। अब वो हाँ, हारमोनियम। इस तरह के एक वो मेले में मिलती है सीटी, ऐसे बोलती है, सीटी बोलती है ना, उसके अंदर ऐसे गोल गोल रहता है, उसके अंदर कुछ डला रहता है, फूंको तो बजता है। तो पता है इन सब में एक चीज़ कॉमन लग रहा है, क्या? यदि इन सब से हवा को निकाल दे तो साउंड नहीं निकलेगा। मतलब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। हेलो, कोई तो बोलो। ठीक है, तो बस ये समझ गया ना मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। लैरिंग्स जो होता है साउंड के लिए भी, अब यदि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो ये भी बोलता कि जिसकी पिच हाई होती है उसकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली होती है। आवाज़ सुरीली मतलब समझ गए? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के वॉइस में कितना डिफरेंस होता है। गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है। तीखी मतलब बेस कम होता है, मतलब कि वो ऐसे ऐसे लंबी तक जाती है। लेकिन जो बॉयज़ की आवाज़ होती है यहीं से बूम। अच्छा, तुम लोग एक चीज़ और समझना, एक एज ऐसी होती है 17-18 साल, जिस एज के बाद वॉइस अपने आप चेंज हो जाती है सबकी। लड़कों की ऐसे एकदम मर्दों टाइप की हो जाती है ना, लड़कियों की भी थोड़ा सुरीली हो जाती है आवाज़ ज़्यादा। तो ये यहाँ फिजिक्स में पढ़ा रहा होता तो ऑर्गन पाइप में मैं बात करता, तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, तुमको मतलब ही नहीं है। आओ फिर इसके बाद और नीचे आ जाइए, तो ये ट्रैकिया। क्या? ट्रैकिया के बाद इसकी दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, इसमें सिर्फ लिखा है ब्रोंकियोल्स। क्या लिखा है? ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे और डिवाइडेड होती हैं ऐसी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, है ना। और यहाँ पे होते हैं एल्वुलाई। यहाँ क्या होते हैं? एल्वुलाई यहाँ पे होते हैं। देखो इस तरह के एल्वुलाई मिले हैं, जो कि ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। एल्वुलाई किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब देखो लंग्स को बाहर एक लेयर कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? और सुनो, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, तो बाहर वाली और अंदर वाली दो लेयर है। बाहर वाली होती है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, अंदर वाली होती है पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में देखो गैप है, और इस गैप में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड का काम पता है क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे किसी ने अपने छाती में धक्का मारा तो अपने लंग्स में डायरेक्ट झटका नहीं लगता, क्योंकि कुछ स्किन, कुछ बोन्स और कुछ ये। जैसे कोई पानी में है, अपन पानी में हैं, अब पानी में अपन नहा रहे हैं, अलार्म बज गया। जैसे अपन पानी में हैं, ये लाइट तो कम लग रही है।
अब ठीक है ना? नहीं देखो, तो यहाँ पे ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है जो फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। जैसे यदि कोई पानी में है, जैसे मान लो कि अभी हूँ यहाँ पे, यदि हमारे यहाँ पे पीठ में कोई मुक्का मारेगा तो लगेगा, लेकिन यदि हम पानी में चले गए और कोई मारेगा तो कम लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ रोक लेगा, जितना ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट डेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। समझ गए ना? जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कोई यदि इधर से मारेगा तो ये यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है। पहला काम ये हो गया। दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा काम होता है इसको रियल वेट से कम वेट फील कराता है। यदि आप बात करो तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना 625 ग्राम होता है, ये वाला जो पार्ट है कितना होता है? 575 ग्राम होता है। सोचो ना, 6 5 11 1 12, आप 1200 ग्राम यहाँ लेके, मतलब 1 किलो से ज़्यादा चीज़ यहाँ वेट यदि होगा, अब मान लो कभी तुमने मतलब धोखे से कहीं जंप कर दिया और टूट के पेट में चला गया, हो गया काम। फिर कैसे होगा? लंग्स अंदर भर गया, इंटेस्टाइन बाहर, पेट ऐसे हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? अच्छा, अपने को लगता है क्या भारी भारी अपन यहाँ पे कुछ लिए हैं? क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके बाहर चारों साइड क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, जो इसको उतना वेट फील ही नहीं कराता। ये देखो इतने ग्राम होता है ना, इसके ऐसे 3 लोब होते हैं। हेलो, राइट साइड में 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं और इधर सिर्फ 2 पार्ट डिवाइडेड होते हैं। जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया एल्वुलाई, ये प्लूरल फ्लूइड भरा है। ये ब्रोंकियोल्स हो गए, मतलब पहला प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? ब्रोंकियोल्स। ये बहुत सारी ब्रांचेज है जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, तो यहीं पे आके धुआं भर जाता है और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ये पता है क्या है? ये किसी को पता क्या है? ये बेटा होती है रिब्स। क्या होती है? रिब्स। और ये लंग्स हो गया। ये होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। और सुनो एक चीज और, ये जो ये वाला स्पेस है ना, ये वाला देखो 2 स्पेस है, एक ये वाला स्पेस है, एक इसके नीचे होता है एब्डोमेन, और ये वाला क्या होता है? थोरेसिक। थोरेसिक में क्या होता है? लंग्स और हार्ट। एब्डोमेन में बाकी जो भी लीवर, इंटेस्टाइन है ना, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें यहाँ इसके नीचे रहेंगी। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। कई बार डायग्राम दे देता है, लेबलिंग पूछता है कि कौन सा क्या है। जैसे डायग्राम देख दिया और यहाँ पे लिख देगा क्या? यहाँ लिख देगा ABCDE, और फिर आपको ऑप्शन में लिख देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है इस तरह से। तो डायग्राम भी बहुत मस्त है, हालांकि 3 साल से नहीं आ रहे डायग्राम, लेकिन किसी भी साल आ सकते हैं। जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन इतने स्टेप में कंप्लीट होता है। एक बात पढ़ लो, रेस्पिरेशन इतने स्टेप में कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन की बात कर रहा है तो रेस्पिरेशन कुछ भी लिखे, किसी भी बुक में लिखे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी, याद रखना ये चीज़। क्लियर? आइए, तो यदि हम बात करें, देखो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर is draw in the CO2 rich alveolar air in release out। ये तो ब्रीदिंग वाला है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो होगा ही होगा। दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ द गैस across alveolar membrane, transport of gas by the blood, diffusion of O2 and CO2 between the blood vessels and tissue। फिर यूटिलाइजेशन O2 by the cell of for catabolic reaction। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब समझ गए ना? ब्रेक डाउन, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, एंड रिजल्टेंट रिलीज CO2, है ना? ये हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है वो समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए,
ये है एल्वुलाई। क्या है ये, बोलो। एल्वुलाई के ऊपर यहाँ पे है ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स। यदि एल्वुलाई है मतलब एल्वुलाई में क्या है, ऑक्सीजन। कितना प्रेशर होता है, 109 mm ऑफ Hg, ऑक्सीजन का प्रेशर है। हेलो। और यहीं पे PCO2 का प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ पे भरा हुआ है ब्लड, और यहाँ पे ब्लड का में PO2 है 90 mm ऑफ Hg और PCO2 है 45 mm ऑफ Hg। हेलो, कोई तो देखो। डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी पार्टिकल्स या मैटर जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मजा आएगा। देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और एल्वुलाई में ज़्यादा है, तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। एल्वुलाई में ब्लड में CO2 ज़्यादा है और एल्वुलाई में CO2 कम है, तो वहाँ से CO2 कहाँ आ जाएगा, पता है। ये लगभग हर साल नीट में पूछा जाता है। एक यहाँ से एक ग्राफ से, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्या लगता है तुमको, स्ट्रक्चर पूछेगा, 10th में दिया हुआ है लंग्स की स्ट्रक्चर, सेम डायग्राम 10th के एनसीईआरटी में दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। और ये लाइन बहुत, देखो मैंने अभी तक एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं पढ़ा हूँ, ऊपर से पढ़ाऊँ क्या, लेकिन यही 4 लाइन मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमको मिले हैं बार बार। समझ गए। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है, क्योंकि आपको पता है जूलॉजी में एक स्टेप ऊपर देता है एनसीईआरटी से, बॉटनी में सेम टू सेम एनसीईआरटी, लेकिन जूलॉजी में थोड़ा टफ देता है। तो ये समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मजा आ गया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या, कोई बताओ, गैस को बाहर निकालना। हाँ, इंस्पिरेशन मतलब गैस को, एक्सपिरेशन मतलब ये भी एक सिंपल डिफ्यूजन है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई तो सुन लो। यहां समझूंगा मैं, ठीक है। पहले 2 चीज समझो। हम समझ रहे हैं ब्रीदिंग ऑफ, बोलो ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये मैंने बना दिया रिब्स। क्या बना दिया, रिब्स में मैंने मसल्स जोड़ दिया ये, और इस मसल्स, ये है रिब्स, और इस मसल्स का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। एक नीचे भी रिब्स है, इसमें भी मैंने जोड़ दिया ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझ गए। अब समझो क्या होगा। ये लेयर वगैरह सब पता है। ये बाहर वाली जो लेयर है रिब्स से जुड़ी हुई है, कोई बोलो हाँ। ये जो बाहर वाली लेयर है किससे जुड़ी है, रिब्स से। ध्यान से समझना है। चलो, तो क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, जैसे ही इनमें कॉन्ट्रिक्शन होगा, अब सुनो ना, ये लेयर सिकुड़ रही है, जैसे ये सिकुड़ेगी तो ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये ऐसे भी अटैच रहती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे ही इस लेयर में कॉन्ट्रिक्शन होगा, ये सिकुड़ेगी, जब ये सुनना, जब ये सिकुड़ेगी तो ये इसके पास आएगा, जब ये इसके पास आएगा तो ये ऊपर उठ जाएगी। हेलो, नहीं समझ रहा। जब रितेश, जब ये सिकुड़ेगी, ये सिकुड़ गई,
तो ये अपने आप नहीं उठ जाएगा इधर। और जब ये उठ गया मतलब रिब्स बाहर आ गया, हेलो, जब ये रिब्स बाहर साइड आएगी, जब रिब्स बाहर आएगी तो ये लेयर भी इससे जुड़ी हुई है, बाहर आ जाएगी। जब लेयर बाहर आ गई तो अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर के बीच में गैप हो जाएगा, क्योंकि एक लेयर से दूसरी लेयर दूर चली गई ना, तो गैप ज़्यादा हो जाएगा। और गैप ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ जो पानी भरा हुआ था ये अंदर वाली लेयर पे मतलब लंग्स पे प्रेशर कम लगाएगा। फिर से सुन लो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन। क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रिक्शन होगा तो रिब्स बाहर आएंगी, रिब्स बाहर आएंगी तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब कि पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन एक दूसरे से दूर हो गई, एक दूसरे से दूर हो गई। थोरेसिक कैविटी बढ़ गया। थोरेसिक कैविटी यदि बढ़ गया तो इसके अंदर जो लिक्विड था वो कम हो गया। लिक्विड कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया। लंग्स का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। लंग्स का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस बाहर से अंदर। हेलो, इससे अच्छा क्या समझाऊं? याद करने की कोई का लाइन नहीं है, इससे बेटर हमको नहीं लगता कुछ हो सकता है। इंस्पिरेशन, हेलो, फिर इनमें रिलैक्सेशन होगा, इनमें रिलैक्सेशन होगा, फिर से ये फैलेगी, फैलेगी तो रिब्स क्या हो जाएगी, पास चली जाएगी। जैसे रिब्स पास जाएगी तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैस नहीं आया। एक बार धोखे से एनसीईआरटी यदि तुम लोगों ने 2 दिन में पढ़ दिया ना, पूरा दिमाग में छप जाएगा। और जैसे क्वेश्चन 2 देखोगे ना पेपर में धड़ाम से, है ना। आओ, ये पूरा हो गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, लेफ्ट अप, कॉन्ट्रिक्शन तो अप। ये वही तो सिखाया जो मैं बता रहा हूँ, जो बता दिया, ये वही प्रोसेस है। ये दोनों ठीक है, सेम है। पल्मोनरी वॉल्यूम दैट रिलीज द इंक्रीज ऑफ द इंट्राप्लूरल प्रेशर। मैंने प्रेशर बोलता था, समझ गए। लंग्स की बात करते इंट्राप्लूरल भी होगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को आपको एमटीआर करना है। और आप पता है ये आता भी है एग्जाम में, आता है एग्जाम में। टाइडल वॉल्यूम पहला है, टाइडल वॉल्यूम होता है कितना, 8000 ml। टीवी 8000 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब टोटल हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, 8000 ml गैस रख सकता है ना। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 3000 से 2500 से 3000। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब सुनो क्या होता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम समझना। हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं 1200 ml। कितना नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जितना हमने लिया बाहर निकाला, लिया बाहर निकाला, पता 1200 ml गैस अंदर चली जाती नॉर्मली। अब हमने क्या किया, जबरदस्ती लिया। हम नॉर्मली थोड़ी, अपन जब कहीं अपन नॉर्मली बैठे हैं तो क्या ऐसे ऐसे करते हो, नहीं, नॉर्मली लिए निकाले, लिए निकाले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप कितना जबरदस्ती ले सकते हो। तो कितना होगा, 2500 से 3000। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप जबरदस्ती कितना, समझ गए, तो ये हो जाएगा 1000 से 1100। पता है इनको याद ही रखना है। टोटल 8000, 3000, पता, हाँ मतलब कितनी अच्छी बात है। हम जबरदस्ती तो ले तो ज्यादा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती निकाल नहीं सकते। निकालो जरा एक बार, पता ही चलता है बस खत्म है, जैसे हमने किया बस खत्म। लेकिन जब अपन लेते हैं ना तो
एक लिमिट के बाद भी अपन 2-4 ml ले लेते हैं। हेलो, सबसे ज्यादा देर तक सांस कौन रोक सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हिंट दे दूं, हिंट दूं? हैं? रणबीर कपूर। बताओ, ज्यादा देर तक कौन सांस रोक सकता है? हाँ, उससे भी ज्यादा सलमान खान। वो समझ गया हैं? हाँ, फिर देखो रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मतलब कि जैसे देखो डेड जो निकालने के बाद भी बचा रह गया। हेलो, कितना है? 1100 से 1200। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आप कितना, मतलब टाइडल वॉल्यूम पहले से जितना था आपने जितना लिया वो होगा क्या? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, है ना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम मतलब जितना उसमें बचा था और जितना आपने निकाला। वैसे इतना टफ नहीं है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये फार्मूले याद रखना जरूरी है। वाइटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी है? वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्सफुली। फोर्सफुली आप कितना मतलब निकाल, मतलब ब्रीदिंग लेते हो, लेने वाला भी छोड़ने वाला भी। फिर आ जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है? वही 8000 वाला, जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भी और बचता है ना, वो हो जाएगा हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब एक्सचेंज ऑफ गैस, यहां से एक क्वेश्चन आता है। एक्सचेंज ऑफ गैस की मैकेनिज्म तो मैंने सिखा दिया ना। हेलो, अरे यार देखो ना दादा, यही तो अभी सिखा रहा था। एल्वुलाई में इतना, ये इतना, वो मैंने 90 लिखा था, 95 है, लगभग इतना ही होगा, 90 से 95 लगभग चलेगा, है ना, सही लिखा हूँ मैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतने प्रेशर से होती है और यहाँ पे कार्बन CO2 इतने, ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। ये जो मैंने सिखाया वही है गैसियस एक्सचेंज। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट डायग्राम दे देता है और पूछा जाता है। आ गया है? हैं? कहाँ से PDF आ गया? ठीक है, तो देखो ना, जो मैंने अभी डायग्राम बना के बताया था ना, वही डायग्राम ये है सेम। 104 40 ये हो गया कहाँ पे? लंग्स का। ये हो गया ब्लड वेसल्स का। ठीक है, और यहाँ वाला ये पल्मोनरी हो गया, ये सिस्टेमिक हो गया, सिस्टेमिक आर्टरी। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी हो गई मतलब जिसमें प्योर ब्लड होगा, सिस्टेमिक जिसमें इम्पोरिया, तो अभी उसमें ही पढ़ेंगे, सर्कुलेशन में ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा जो मैंने गैसेस एक्सचेंज बताया था ना, सेम टू सेम वही है। देख लो ना, प्रेशर का ही सिस्टम है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंडेड है? डिफ्यूजन पे। किस पे? ठीक है, ये देखो, रेड ब्लड सेल, एंडोथेलियम, एल्वुलर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ये एयर आएगी, एयर बाहर निकलेगी। जो मैंने वो ये वाला डायग्राम नहीं बनाया था, वो सब कवर कर दिया तुम लोगों का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो हमारा ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें होती है, ये होता है पता है आपका, ये टोटल ऑक्सीजन होती है 97% और 3% ऑक्सीजन बाई प्लाज्मा। 3% प्लाज्मा के थ्रू होती है। 97% ऑक्सीजन होती है बाई ब्लड और मतलब आरबीसी, है ना, और जो 3% होती है वो बाई प्लाज्मा। रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन कैरी इज डिजॉल्व द स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। समझ गए?
इतना याद रखना है। अब बाकी ट्रांसपोर्टेशन को जो मैं सिखाया ना वही याद रखना है। फिर इसके बाद एक कर्व। अब देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, यदि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो डीऑक्सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा तो कार्बोक्सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा तो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी सेम जो मैंने बताया। अब इसके बाद ये एक ग्राफ देख लो, यदि परसेंटेज है ना, मतलब ये ग्राफ आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ये एक सिग्मोइड ग्राफ होता है। क्या होता है? सिग्मोइड ग्राफ होता है जिसकी शिफ्टिंग होती है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। दो तरह की शिफ्टिंग होती है। एक शिफ्टिंग तो ये होगी कि ये वाला ग्राफ कहाँ ऊपर शिफ्ट हो सकता है, और एक शिफ्टिंग ऐसी होती है कि ये वाला ग्राफ नीचे शिफ्ट हो सकता है। यदि नीचे शिफ्ट होगा तो हम बोलेंगे राइट साइड शिफ्ट हुआ, ऊपर शिफ्ट होगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ। यदि ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, साथ में CO2 बढ़ जाता है, O2 कम हो जाता है, यही ना। साथ में यहाँ पे CO2 PCO2 यदि बढ़ गया तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब सुनो मजे की बात, यदि ब्लड में CO2 का प्रेशर बढ़ा तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा, इतना याद रखना। यदि CO2 का प्रेशर बढ़ा तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा, और यदि ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होता है मतलब समझ जाना कि ब्लड इम्प्योर हो गया। हेलो? क्योंकि ब्लड में CO2 कब बढ़ेगा? जब ब्लड इम्प्योर होगा। अब यदि CO2 का प्रेशर बढ़ेगा तो ये बोलूंगा क्या कि ऑक्सीजन कम होगा? अरे यार क्या नहीं समझ में आया? यदि ब्लड में CO2 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अपने आप ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना भाई। और सुनो, सत्रह जुलाई 2022 को पक्का इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। मैं आज तुम लोगों को अचानक क्यों बुलाया हूं? हाँ, एग्जाम के पहले मेरे को कसम से सपने आते हैं। सपना आया था, मैं सो रहा था तो मेरे सपने में दो लोग आए थे। एक आए थे देवेंद्र सर। पहले देवेंद्र सर पूछ रहे थे और सर बायो मायो पढ़ा दिया कि नहीं? हम बोले सर पढ़ा तो रहा हूँ अच्छे से। तो बोले इस बार सपने उपने नहीं आए? हम जैसे उनने सपने में बोले सपने नहीं आए, तो उस सपने में फिर ये आया। कल से बोल रहा हूँ ना, पक्का आएगा एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या होगा ये भी सुनो, सेम क्वेश्चन मिलना, अब फंस जाए तो पार्टी देना। अरे नहीं दे सकते? आओ, यही क्वेश्चन पूछेगा कि यदि ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ग्राफ कहाँ नीचे शिफ्ट होगा, मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा। थोड़ा टफ बनाएगा, CO2 का प्रेशर बढ़ेगा तो अपने आप ऑक्सीजन का बोलूं। अब क्या तुम लोग तो मेरे से ज्यादा थके थके लग रहे हो यार। हाँ क्या होगा? मैं बोला थके थके लग रही थी, मुंह में स्माइल दे रही थी, थकान ना पता चल रही। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं। और सुनो ना, यदि ये नीचे, इसका मतलब क्या मैं बोलूं क्या कि ये वाला लेफ्ट साइड होगा, CO2 कम होगा, O2 बढ़ेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। समझ गए ना? पक्का ना? 101% ये आएगा। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो बता ही दिया। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एक्चुअल में कहानी सुनाने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे दूल्हा है, दुल्हन है, उसकी बहन है, दूल्हे के भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं, कहानी भी टाइम नहीं है। बस आप ये मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बिनो हीमोग्लोबिन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैं बता रहा हूं यहां से यदि बनेगा क्वेश्चन तो ये आएगा, यदि आएगा तो ये आएगा। पहला कार्बिनो हीमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में हेल्प कौन करता है? तो कहीं लिखा होगा, हमको पता नहीं, बाइकार्बोनेट HCO3। ये यदि इस चैप्टर इस हेडिंग से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा 101%। या तो बनेगा, नहीं बनेगा तो यही बनेगा। तुमको आ रही है? आ रही है तो बताओ क्या? हाँ चाय माय पी लो।
अरे नीचे मस्त समोसे वमोसे देता, खा के आ जाओ। अरे पढ़ोगी पहले पक्का? नहीं यदि आ रही हो तो और भी ऑप्शन है चाय के अलावा है। नहीं जो कोक सुना दूँ मैं, शायद हंसी आ जाए। चलो समझ गए ना? कहीं लिखा है क्या बाइकार्बोनेट? देखो ढूंढो कहाँ लिखा है, वहाँ लिखा था, कोई नहीं, यहाँ भी समझ लेना। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू कैरी होगा? लेकिन आएगा वही राइट लेफ्ट। इसकी डिसीज कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2, ये देखो है ना, ये याद रख लेना इसको। चलो इतना पढ़ने के बाद तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कौन करता है? कहीं पे लिखा है क्या पोन्स और मिडल ऑफ ब्लड का? कहाँ लिखा है? वही आएगा एग्जाम में, दे आएगा तो 1 2 3 4 5 6 कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मॉडरेट फंक्शन। कहाँ? हाँ हाँ ये मिल गया ना, देखो कहाँ गया? हाँ, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ अनदर सेंटर प्रेजेंस इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मतलब कि रेस्पिरेशन को ये रेगुलेट करता है कौन? पोन्स। और ये मेडुला है ना, प्रेजेंस ऑफ द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। मतलब कि सिर्फ याद रखो कि यदि रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग को जो रेगुलेट करता है ना, वो होता है पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन? पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। बस इससे यही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे रेगुलेट करता है, ये तुम लोग कॉमन सेंस वाली बात है कि रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी ना हो, आराम से ना हो, दोनों प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, आराम से हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों को मेंटेन करता है 1 मिनट में 18 से 20 या 16 से 20। हेलो, ठीक। ये तो तुम सब एक्सपर्ट हो। डिसऑर्डर सबको पता, अस्थमा क्या है, एम्फाइसेमा क्या है। अस्थमा क्या होता है? सांस की डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, वन ऑफ द मेजर काउजेज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग। डिफिकल्टी इज द ब्रीदिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स एंड, मतलब कि ब्रोंकियोल्स में सूजन आ जाएगा तो भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अस्थमा और एंजाइटी, मस्त लिखा है सिगरेट। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सर्टेन द इंडस्ट्री, हाँ मतलब ये तीनों डिसऑर्डर हैं, है ना, इनको भी देख लेना है। समरी जरूरत नहीं है, सब पढ़ लिया। अब समरी वाला टाइम गया।